Hello and welcome all. गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आशा है आप सब रोज़ की तरह मेरे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे होंगे। बहुत लोग जुड़ चुके होंगे और बहुत लोग कोशिश में लगे होंगे। और जैसा कि आज हमारा एमसीक्यू है, दैट इज़ पार्ट 4। इसके पहले हम 3 एमसीक्यू कर चुके हैं। सैटरडे हमने 3rd नंबर का एमसीक्यू किया था। इसके काफ़ी पहले भी हमने एमसीक्यू किया, फिर टॉपिक्स किए और देन फिर हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। और अब हमारे सिर्फ 2 टॉपिक्स मेजर रह चुके हैं, बचे हुए हैं। इनके बाद हम कंटिन्यू एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सारा कुछ ही हम करने वाले हैं। तो टॉपिक्स जो हैं वो भी पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हमारे सारे टॉपिक्स हो ही गए हैं, बस 2 टॉपिक्स रहते हैं जो बहुत लंबे अब नहीं हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। और कुछ जो हमारे ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके बारे में अलग से वो मैं कुछ और वीडियोस भी आप लोगों को दूंगी, जिसमें से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं सीटेट में, उस तरह के क्वेश्चंस हम रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको लेंगे। ठीक है, तो फिलर फॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम सोनाली, योर ईवीएस टीचर। और आज हमारी जो क्लास है वो एमसीक्यू नंबर 4, आज हमारा पार्ट 4 आ रहा है। फिलर फॉर्म जो है एक एजुकेशनल वेबसाइट है, जहां आप जुड़ते हैं तो आपको ढेर सारे बेनिफिट्स हैं। और एक एजुकेशनल वेबसाइट से जुड़ने का फ़ायदा ये होता है कि रिलेटेड टू योर एजुकेशन आपको बहुत हेल्प मिलती है। आप जिस भी फील्ड में हैं आपको हेल्प मिलेगी। और आज एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि मेरी क्लास शुरू होने से पहले ही काफ़ी बच्चे जो हैं वो जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी से पता चल जाता है कि एक्साइटमेंट जो है वो काफ़ी हाई है। थोड़ी देर हम वेट इसलिए करते हैं कि जो कुछ और बच्चे हैं, 2-3 मिनट का हम वेट इसलिए करते हैं कि और बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें और शुरू से वो इस जो हमारा एमसीक्यू है उसमें अटेंड कर सकें क्लास को। तो थोड़ा देर वेट करेंगे हम, 2-3 मिनट का ये रहता है जो ज़रूरी है कुछ बच्चों के लिए। और अंकिता जी गुड इवनिंग, रोहित जी गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लगता है आप लोग पहले से जुड़ जाते हैं। खुशी जी, पूजा जी, अंजलि जी, सुनील जी, सबको गुड इवनिंग। और अंकिता जी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन किया है? अच्छा, अंकिता जी का क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ लेती हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कि अंकिता जी ने कहा है कि मैम बीए में सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, सॉरी साइकोलॉजी लिखना चाह रही हैं शायद, हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट था। बीएड में कौन सा सब्जेक्ट सही रहेगा एंड सीटेट में हिंदी लैंग्वेज एंड दूसरी कौन सी लैंग्वेज सही रहेगा, इंग्लिश या संस्कृत? देखिए, ये लैंग्वेज जो चूज़ करना है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल हैं। जैसे हिंदी क्या है, हमारी मातृभाषा रहती है, मतलब नॉर्मली हम बोलते ही हैं, तो वो हम इजीली उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। और संस्कृत और इंग्लिश में आपको जो लगता है कि आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं, वो आप सब्जेक्ट लीजिए। क्योंकि देखिए, आप जो सब्जेक्ट लेते हैं एग्ज़ाम के लिए या बीएड में भी अगर चूज़ करते हैं, उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी टीचिंग में वो काम आएगा। जैसे कि अगर आपने हिंदी सब्जेक्ट लिया है और आप आगे पीआरटी के लिए ट्राई करेंगे तो आपको हिंदी टीचरशिप मिलेगी। तो ये पीआरटी में फिर भी आपका ऑल सब्जेक्ट मायने रखता है। कई बार आपको मदर टीचर कॉन्सेप्ट कहीं चलता है तो वहाँ ऑल सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाने के लिए मिल जाते हैं। तो आपके सारे सब्जेक्ट्स अच्छे होने चाहिए 5th तक के। और अगर आप टीजीटी या पीजीटी के लिए ट्राई करते हैं तो आप ऐसा सब्जेक्ट चुनिए जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आपको हिंदी लगता है तो आप हिंदी उसमें रखिए। अगर आपने साइकोलॉजी लेकर के आप पढ़े हैं तो उसको रखिए। सोशोलॉजी आपने लिया है तो मतलब पॉलिटिकल साइंस लिया है तो वो लीजिए। और संस्कृत, और देखिए लैंग्वेज में तो ऐसा है कि एक हिंदी आपको अगर कंफर्टेबल है आप वो रखिए। और इंग्लिश और संस्कृत में आपको जो लगता है कि आप ज़्यादा उसमें स्ट्रांग हैं, वो आप सब्जेक्ट उसमें रखिए। और कंटिन्यू उसी सब्जेक्ट को लेकर ही आप आगे बढ़िए। बीएड में भी आप वही रखिए और अगर एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में भी आप वही सब्जेक्ट रखिए। इसका बेनिफिट आप जब स्कूल में ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा। ठीक है। और किशोर जी,
जानू जी, शाहीन जी, खुशबू जी, सबको गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लग गया आज मुझे कि इतने सारे जो है हमारे स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं हमारे साथ। मतलब एमसीक्यू को लेके एक जोश सबके अंदर है ना। तो ये हमारी सीटेट की टीम है, जो हमारे न्यू मेंबर्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, फिर हम फटाफट क्लास चालू कर देंगे आज। वर्षा मैम सोशल स्टडीज़ के लिए 9 AM पर आपकी क्लास लेना शुरू करती हैं। मॉर्निंग से इनकी क्लास स्टार्ट होती है, 1 घंटे की सबकी क्लास होती है। और चंद्रशेखर सर मैथ्स की क्लास लेते हैं 10 AM पे। सुखवंती मैम इंग्लिश की क्लास लेती हैं 1 PM पे। रितु मैम सीडीपी की क्लास लेती हैं 3 PM पे। आरती मैम हिंदी की क्लास लेती हैं 10 PM पे। और मैं सोनाली आपकी ईवीएस टीचर, जो 6 to 7 PM आपके साथ डेली रहती हूँ। और हमारी जो क्लासेस हैं वो मंडे टू सैटरडे चलती हैं, संडे आपका ऑफ रहता है। ठीक है। हाँ, हिंदी के साथ अंकिता जी आप लिख रहे हैं हिंदी के साथ संस्कृत होने से बहुत अच्छी मैचिंग ये हो जाती है कि आपको वो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाने का मौका मिल जाता है। तो ये आपको थोड़ा बेनिफिशियल रहता है कि अगर आपने हिंदी के साथ संस्कृत रखी है, तो अगर आप टीजीटी के लिए अगर आप ट्राई करते हैं तो आपको वहाँ संस्कृत भी मिल जाती है और हिंदी। तो ये दोनों लैंग्वेज आपके पास ही रहेगी, कोई दूसरा टीचर फिर आपके लिए अपॉइंट नहीं करना पड़ेगा। तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि एक ही टीचर के पास हिंदी और संस्कृत दोनों की ही मतलब पढ़ाने की जो स्किल है वो है। तो प्रेफरेंस थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है। और ये भी ठीक है, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, बट आप कंफर्टेबल जिस सब्जेक्ट में हैं वो सब्जेक्ट आप चूज़ करिए, वो बेटर होता है ज़्यादा, क्योंकि आप उसमें अच्छे से पढ़ा सकेंगे बच्चों को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और सीटेट 22 जो है हमारा इस बार का 22-23 का, ये इसके जो क्लासेस हैं ये तो वैसे तो देखिए आपका अगस्त मंथ से स्टार्ट हो चुके हैं। कई बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बार बार उनसे कहूँगी कि प्लीज़ आप पिछली जो क्लासेस हैं उनको ज़रूर देखें, उसमें सारा मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ है, टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं। आप हमारी जो फिलअप फॉर्म की जो इसको सब्सक्राइब करेंगे हमारा चैनल को, तो आपको इसमें मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको सारी ओल्ड वीडियोस अभी तक की जो आई हुई हैं वो सारी उसमें मिल जाएंगी। आप आराम से उसको देखिए, एक एक टॉपिक कवर करिए और देन फिर आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। मैंने हर टॉपिक में मोस्टली सारी चीज़ें कवर कर दी हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ सीटेट की ही पढ़ाई होगी। जो टेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग करेंगे और उनका मैं जवाब आप लोग को दूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, अब क्लास शुरू करें कि नहीं? एक थम्स अप शो कर दीजिए तो फिर शुरू करते हैं। सब आ गए हैं ना? रेडी स्टेडी एंड गो कर देते हैं फिर। थम्स अप जल्दी जल्दी शो करिए, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे बस। तो जिनका भी पहला दिन है वो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे। हम वेडनेसडे को एक गूगल मीट करेंगे 9 o'clock नाइट को। ठीक है, तो सब ध्यान रखिएगा कि एक गूगल मीट हम करेंगे वेडनेसडे को रात को 9 बजे, जिसका कि लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे, आपको वहाँ लिंक मिल जाएगा। थम्स अप आ गए हैं, अब हम क्लास शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, रजत सेड टू हिज फ्रेंड, रजत ने अपने मित्र से कहा, आई कांट प्ले बिकॉज आई एम डाउन विथ फीवर, मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मुझे बुखार है। आई पास थ्रू अ साइकिल ऑफ शिवरिंग, मुझे कपकपी के साथ क्या हो रहा है? बुखार और सिरदर्द है। शिवरिंग है, फीवर है, हेडेक है, एंड फाइनली स्वेटिंग। और उस सिरदर्द और पसीने के सिरदर्द के बाद, बुखार के बाद अंत में पसीना आता है। आफ्टर माई ब्लड टेस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब मी अ बिटर मेडिसिन, मेरे टेस्ट के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी है। और रजत माइट बी सफरिंग फ्रॉम, रजत पीड़ित हो सकता है। किस चीज़ से पीड़ित हो सकता है? दैट इज पेडागोजिकल क्वेश्चन, ये डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, घुमा फिरा के पूछ रहा है। तो इसका आंसर दीजिए। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? नंबर 1। और फिर आ गया शाहीन जी का नंबर 1A। नंबर 1 में और किसका किसका आंसर अभी तक नहीं आया है? जल्दी जल्दी शो करिए आंसर, दैट इज़ वेरी इजी। अभी तक सबका ए ही आ रहा है।
किशोर जी का बी आया है टाइफाइड, और पूजा जी का आ रहा है टाइफाइड, मोस्टली सभी लोगों का ए आंसर आ रहा है। जो रह गए हैं वो भी आंसर करेंगे फटाफट। तो मोस्ट ऑफ द पीपल विथ ए, तो आंसर इज ए। ए इज राइट आंसर, मलेरिया। देखिए मलेरिया का सबसे पहला लक्षण जो होता है वो ये होता है कि कंटिन्यूसली उसमें कपकपी आती है आपको, और बुखार भी आता है, सिर में दर्द भी होता है, और फिर बहुत सारा पसीना निकलता है। उसके बाद क्या हो जाता है, वो बुखार उतर जाता है, फिर रिपीट होता है। तो ये रिपीटेशन चलता रहता है जो मलेरिया होता है उसमें। और इसमें सबसे बड़ा लक्षण जो है वो कपकपी है, मतलब शिवरिंग होना। आप कांपते रहेंगे, आपको बहुत सारे कंबल उड़ाए जाएंगे बट आपको ठंड लगती रहेगी, आप कांपते रहेंगे। तो ये जो है मलेरिया का सबसे बड़ा लक्षण है। ये एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, देखिए इसमें मैं आपको बता रही हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ये जो चार ऑप्शन है ये चारों एज इट इज रहेंगे, ठीक है, और इसमें क्वेश्चन चेंज करके पूछा जाएगा कि इनमें से, इन चारों में से कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से होती है। तो आप इसमें भी आंसर क्या आएगा, आपका मलेरिया आएगा, लेकिन ये डायरेक्ट पूछा जा रहा है। तो ये मलेरिया जो है आपको सबको पता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है, घुमा दिया गया है, और लक्षणों को बता करके और फिर बीमारी को पूछी जा रही है। तो ये आपका जो है इस तरह से क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा कर भी पूछा जाएगा। अब इसमें आप जो बाकी के तीन ऑप्शन देख रहे हैं, एक है टाइफाइड, डायरिया और कॉलेरा। टाइफाइड जो है वो पानी में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है, खराब पानी हम पीते हैं तो उसके कारण टाइफाइड होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। डायरिया जो है ये भी हमारा किसी तरह का गलत खान पान या पानी में किसी तरह की खराबी होने का नतीजा होता है, और जिसके कारण दस्त लग जाते हैं। हैजा भी इसी तरह से होता है, जो मक्खी से फैलता है और गंदे भोजन, गंदे पानी के कारण होता है। तो राइट आंसर इज मलेरिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस। देखिए ग्रुप ऑफ डिजीजेस की बात की गई है, कॉज्ड बाय मॉस्क्यूटोज, इसमें ग्रुप दिया हुआ है। निम्नलिखित में से मच्छरों से होने वाली बीमारियों के समूह का चयन करना है जो मच्छरों से काटे जाने के कारण होती है। इसको ध्यान से पढ़िए, जो ऑप्शंस हैं इनको बड़े ध्यान से आप पढ़िए। फर्स्ट ऑप्शन इज डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। सेकेंड इज मलेरिया, कॉलेरा, टाइफाइड। सी मलेरिया, डेंगू, कॉलेरा। डी मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड। नंबर 2 आंसर करिए। खुशबू जी का आ गया, पूजा जी का आ गया, ए आंसर है। सिम्मी जी का आया है, सी आंसर है। शाहीन जी का ए, पूजा जी का, सबका मोस्टली ए आ रहा है, कुछ लोगों का सी भी आ रहा है। थोड़ा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, हड़बड़ी मत करिए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। ग्रुप ऑफ डिजीजेस है, देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया है, फिर भी गलतियां कर रहे हैं आप लोग। लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने आप लोगों को क्लियर किया है, उसके बावजूद भी आप गलतियां कर रहे हैं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन ना पढ़ने के कारण आप बहुत से क्वेश्चन गलत करके आते हैं। क्वेश्चन प्लीज ध्यान से पढ़िए। इसमें कौन सी बीमारी जो है वो मच्छरों के काटने से होती है? तो मोस्ट ऑफ द आंसर इज ए, और राइट आंसर इज ए, क्योंकि डेंगी या डेंगू जिसको कहते हैं वो मच्छरों के काटने से होता है। मलेरिया आप सभी को पता है मच्छरों के काटने से होता है, और चिकनगुनिया जो है वो भी मच्छरों के काटने से होता है। बाकी जो बीमारी है उसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में ही,
ठीक है, तो ध्यान रखिए टाइफाइड जो है मच्छर के काटने से नहीं होता है, कॉलेरा या हैजा जिसको कहते हैं वो भी मच्छरों के काटने से नहीं होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। मच्छरों के काटने से आपको मेन 3 बीमारियां होती हैं, डेंगू जिसको डेंगू कहते हैं, मलेरिया, चिकनगुनिया। और एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये मैंने एक बार और भी बता चुका है क्लास में, फिर से आपको बता रही हूँ कि डेंगू जो है वो फीमेल एनाफिलिस के काटने से होता है, जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होती है उसके काटने से होता है। और मलेरिया, मलेरिया जो है वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के काटने से होता है। और डेंगू और चिकनगुनिया जो है, या डेंगू या चिकनगुनिया जिसको कहा जाता है, ये एडीज मच्छर के काटने से होता है। फिर से सुन लीजिए एक बार ध्यान से, मलेरिया फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के काटने से होता है, डेंगू और चिकनगुनिया जो है ये आपका एडीज मच्छर के काटने से होता है। लेकिन टाइप ऑफ मच्छर अलग अलग है, मॉस्किटो का टाइप अलग अलग है भले, लेकिन है मच्छर ही। लेकिन बाकी जो बीमारियां हैं वो आपके या तो खराब पानी के कारण या मक्खियों के कारण, खराब खाने के कारण होती है। ठीक है, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया जो है ये दिल्ली में बहुत ज़्यादा सुना होगा आप लोगों ने, न्यूज़ में देता था अक्सर। तो ये जो है बीमारी है, ठीक है, ये मच्छरों के काटने से होती है। क्लियर हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत होती है तो पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, इट इज एडवाइज्ड टू पुट ऑयल ऑन स्टेगनेट वाटर टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। दिस इज बिकॉज मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए रुके हुए पानी पर तेल लगाने की या तेल डालने की सलाह दी जाती है। यह है, ये क्यों किया जाता है? कल हमने पढ़ा भी था, जो हमने लास्ट क्लासेस वाटर के बारे में की थी उसे पढ़ा भी था। आंसर भी कई लोगों ने किया था कि मिट्टी का तेल पानी में डाल दिया जाता है। यस पूजा जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। और हाँ, इसमें जो ऑप्शन ए है, ऑयल कट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई देयर बाय स्टॉप द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो आर रिपेल्ड बाय ऑयल, मॉस्किटोज आर किल्ड बाय ऑयल, मॉस्किटोज गेट स्ट्रक इन द लेयर ऑफ ऑयल। इसको ध्यान से पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती करता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है, तेल से वो दूर हो जाते हैं, मच्छर तेल से मर जाते हैं, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। इसमें मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, बी भी आ रहा है आंसर, सी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है आंसर। सुनने में सारे आंसर लगते हैं सब सही हैं, पर इसका एक मेन रीजन है। और बच्चे भी आंसर करें। गलत होता है कोई बात नहीं, आंसर गलत होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपको सही यहाँ बताया जाएगा, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं। अगर आप गलत आंसर भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिक्स्ड आंसर है, ए भी है आंसर में, कुछ लोगों ने बी भी किया है, कुछ लोगों ने सी भी किया है। तो इसका जो मेन रीजन है वो इसमें आपको अभी पता चल जाएगा। देखिए, जब आप पानी में किसी भी तरह का तेल डालते हैं तो क्या होता है आप बताइए? वो तेल पानी के ऊपर तैरता है, पानी में वो मिक्स नहीं होता है, डाइल्यूट नहीं होता है, वो पानी के ऊपर एक लेयर बना लेता है, ठीक है ना। और जो मच्छर होते हैं वो भी क्या करते हैं, उस जो पानी की ऊपरी लेयर होती है वहीं अपने अंडे देते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था मॉस्किटो साइकिल में कि पानी की जो ऊपरी सतह होती है उस पर ही वो अंडे देते हैं, और ऊपरी अंडे में ही क्या, ऊपरी जो सतह है पानी की उसमें क्या आ जा रहा है, हमने ऑयल डाल दिया है, पूरे सरफेस पे वो ऑयल आ जाता है। अब इससे क्या होता है
इसमें जो आंसर राइट आंसर है वो आपका होगा डी, जिसको किसी ने नहीं किया है, बट दैट इज राइट आंसर। बड़े ध्यान से समझिए, जब हम पानी में रुके हुए पानी, स्टैग्नेंट वाटर की बात की है, स्टैग्नेंट वाटर का मतलब होता है रुका हुआ पानी, जैसे कूलर हो गए, कोई बर्तन हो गया, किसी भी जगह आप देखते हैं कि वहाँ पानी बहुत सारा जमा हुआ है, आपने ऑयल डाला, जैसे ही आप ऑयल डालेंगे वो ऑयल पूरे सरफेस में फैल जाएगा, और जैसे ही मच्छर उसमें आके बैठते हैं, सबसे पहले तो मच्छर आके बैठेंगे पानी में, जैसे ही वो आके बैठते हैं ना तो वो मच्छर उसमें फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो पंख होते हैं पतले पतले रहते हैं, उनमें वो तेल चिपक जाता है और फिर वो उड़ नहीं पाते हैं, वो उसी में चिपक जाते हैं। जैसे आपने छोटे जब आप रहे होंगे तो आपने कभी कभी वो पकड़े होंगे जो ड्रैगन फ्लाई होते हैं, आपने कभी पकड़ा होगा छोटे में, जब आप उसको पकड़ते हैं तो उनके पंख बड़े कोमल होते हैं, वो आपस में चिपक जाते हैं, जब आप उसको फिर छोड़ते हैं तो वो उड़ नहीं पाते हैं ठीक से, क्योंकि उनके जो पंख होते हैं वो हम जब पकड़ते हैं हाथों से तो वो चिपक से जाते हैं। इसी तरह जो मच्छर होते हैं उनके पंख भी पतले पतले होते हैं और उनके पैर जो हैं वो उसमें फंस जाते हैं, मच्छर जो हैं वो जा कर के वो तेल की परत में फंस जाते हैं। तो ये कारण होता है कि जैसे ही वो फंसते हैं उसमें, उसके बाद क्या होता है, ना वो जिंदा बच पाते हैं और ना ही उनका प्रजनन हो पाता है, जिसके कारण कि आगे मच्छर और नहीं पनप पाते हैं। तो दैट इज द रीजन और दैट इज द राइट आंसर, मॉस्किटोज गेट स्ट्रक इन द लेयर ऑफ ऑयल, की सबसे पहली बात उसमें ये होती है कि मच्छर जाते ही उस परत में फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये बड़े ध्यान से समझिए, याद रखने की कोशिश करिए, मैं एक्सप्लेन भी करती जा रही हूँ साथ साथ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है, गलत है कौन सा इनकरेक्ट है। ओशन कॉन्स्टिट्यूट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ध्यान दीजिएगा कौन सा कथन गलत है। समुद्र पृथ्वी पर पानी की सबसे बड़ी मात्रा का निर्माण करता है, इसमें ए जो है पहला ऑप्शन आपका है, ऑन द अर्थ अप्रोक्सीमेटली 97% ऑफ टोटल वाटर, जो कुल पानी का क्या है 97% है। बी है, ग्राउंड वाटर फॉर्म द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, भूजल ताजा पानी का स्रोत बनाता है। सी, ग्लेशियर एंड आइस कैप कॉन्स्टिट्यूट्स 1% ऑफ ऑल फ्रेश वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ग्लेशियर और बर्फ की टोपियां पृथ्वी पर मौजूद सभी ताजे पानी का 1% है। डी, मोस्टली द रिवर ड्रेन्स इनटू ओशन और सी, ज्यादातर नदी समुद्र या महासमुद्र में मिल जाती है, बह जाती है। बड़े ध्यान से इसको देखिएगा कि इसमें कोई एक है जो गलत है, इसमें गलत पूछा गया है। फोर्थ का आंसर करेंगे, कुछ लोगों का सी आ रहा है, कुछ लोगों का बी भी आ रहा है, कुछ का डी भी आ रहा है। डी है कि नदी जो है वो ज़्यादातर समुद्र में मिल जाती हैं जाके, ये कहने का मतलब हो रहा है। मिक्स्ड आंसर है इस बार भी, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, कौन सा गलत है। ज़्यादातर लोगों का सी आंसर आ रहा है, कुछ का ए भी है और कुछ का बी भी है। थोड़ा सा कंफ्यूजन सबके मन में है इस चीज़ को लेकर के, कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगा। द राइट आंसर इज सी, कई लोगों ने सी आंसर किया है, जिन जिन का आंसर सी है दैट इज राइट आंसर। अब मैं एक बार इसको क्लियर कर देती हूँ आपका। देखिए, हम जब अपने अर्थ को देखते हैं तो उसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पानी ही दिखाई देता है, तो 97% तो वाटर है ही है, ये तो कंफर्म है, हमने कई जगह पढ़ा भी है इस चीज़ को कि जो कुल पानी है उसका 97% तो है ही है पानी पृथ्वी में, है ना।
समुद्र पृथ्वी पर पानी की सबसे बड़ी मात्रा का निर्माण करता है। तो समुद्र जो है वो कितना है हमारा, 97% है। बिल्कुल सही है ये। और भूजल का जो भूजल में जो ताज़ा पानी है वही एक स्रोत है ताज़ा पानी का। भूजल में तो है ही है, तो भूजल ताज़ा पानी का स्रोत बनता है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ज़मीन के अंदर का अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो फ्रेश वाटर है ही है। बिल्कुल सही है ये भी, इसमें भी कोई गलती नहीं है। और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन देखेंगे डी, ज़्यादातर नदी समुद्र या समुद्र में मिल जाती है जाकर के, है ना, वो वहीं पे जाके ड्रेन हो जाती है। समुद्र में मिलती है, हमें सबको पता है कि नदियाँ जो हैं वो समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। सी जो है इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है। क्या है गड़बड़ी, देखिए, ग्लेशियर और बर्फ़ की टोपियाँ पृथ्वी पर मौजूद सभी ताज़े पानी का 1% है। तो ये गलत है, क्योंकि देखिए ग्लेशियर्स जो हैं, अगर ताज़े पानी की बात की जाती है, जो अच्छा पीने लायक पानी जो है वो ग्लेशियर में लगभग 68% के ऊपर ग्लेशियर का पानी जो है वो ताज़ा है। जितना पीने लायक है वो टोटल हम देख रहे हैं। अगर पीने लायक पानी 100% मान लीजिए, मान रहे हैं, तो उसमें से 68 से थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज हम ले लेते हैं जो कि हमें ग्लेशियर से मिलता है। ठीक है। और 30% जो है वो ग्राउंड वाटर होता है, जो हम पी सकते हैं पानी, जो ताज़ा पानी होता है। बट अभी क्या हो गया, कई लोग ग्राउंड वाटर को भी ख़राब करते जा रहे हैं, उसका लेवल भी डाउन हो रहा है और केमिकल के कारण हम उसको भी ख़राब करते जा रहे हैं, लेकिन है वो भी ताज़ा पानी का आपका स्रोत। ठीक है। कई जगह अभी भी हैंडपंप यूज़ किए जाते हैं, सबमर्सिबल मोटर्स लगाए जाते हैं जिसके थ्रू पानी लोग अपना निकालते हैं, बोरिंग जिसको कहा जाता है, और उसको यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ अंडरग्राउंड वाटर सोर्स। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 30% जो है वो है कुल फ्रेश वाटर का, कुल फ्रेश वाटर जो है उसका 30% है। और 68% जो है वो है आपका जो ग्लेशियर है उससे हमको मिलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। इसको बड़ा ध्यान रखिए कि 1% नहीं है, वो 68% है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, ये भी ध्यान से देखिए, मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज ग्लेशियर, रिवर वाटर, ग्राउंड वाटर, पॉन्ड एंड टैंक्स। पृथ्वी पर मीठे पानी का मुख्य स्रोत क्या है? हिमनद, नदी का पानी, जमीन का पानी, तालाब और टैंक। बहुत इजी है, फटाफट आंसर करिए, बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है। अभी मैंने आप लोगों को आंसर बता दिया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही। मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, अभी मैंने आंसर बताया है आप लोगों को। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। ए और सी में कंफ्यूजन है लोगों को, ज़्यादातर सी आ रहे हैं, ए भी आ रहा है आंसर। ध्यान से पढ़िए, अभी मैंने आंसर बताया, तुरंत आप लोग भूल जाते हैं। ध्यान से सुनिए जो बताया जा रहा है उसको। हाँ, अब नींद खुली है कई लोगों की अचानक से। अब ए आंसर आ रहा है, फिर कुछ लोगों का बी भी आ जाता है, फिर कुछ लोगों का सी भी आ जाता है। मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ, ग्लेशियर, रिवर वाटर, ग्राउंड वाटर, पॉन्ड एंड टैंक्स। मीठे, पृथ्वी पर मीठे पानी का मुख्य स्रोत हिमनद, नदी का पानी, जमीन का पानी, तालाब और टैंक। अभी मैंने लास्ट आप लोगों को बताया था कि 68% ऑफ फ्रेश वाटर जो है वो हमारा कहाँ से हमको मिलता है? ग्लेशियर से मिलता है। और 30% ही हमारा जो है वो ग्राउंड वाटर होता है। तो अब आप बताइए कि ग्लेशियर ज़्यादा है या ग्राउंड वाटर ज़्यादा है? 68% ग्लेशियर का है और ग्राउंड वाटर का 30% है। तो कौन इसमें से राइट आंसर होगा, ए या सी? अब आप बताइए। जो ए आंसर कर रहे हैं वो इसका मतलब है ध्यान से सुन रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन देखिए को रिलेटेड है एक दूसरे से, और उसी तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ए। ए इसका राइट आंसर होगा। ग्लेशियर, ग्लेशियर में 60% से अधिक पानी जो है वो फ्रेश वाटर हमको मिलता है।
और 30% जो है वो ऑलमोस्ट ग्राउंड वाटर होता है जो कि फ्रेश होता है, ठीक है। लेकिन अगर सबसे मेन सोर्स अगर आपका पूछा जाए और इसमें रेन भी अगर इंक्लूड किया गया है ऑप्शन में, अगर रेन भी अगर इसमें इंक्लूड होगा तो इसका आंसर हो जाएगा रेन, ठीक है। इसमें रेन नहीं है इसलिए ग्लेशियर है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपका रेन आ जाता है और मेन सोर्स ऑफ वाटर सिर्फ लिखा जाता है तो फिर आपका मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या होगा, हमेशा रेन होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें रेन नहीं है, सो ग्लेशियर इज राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है? गलती हो गई है, कोई बात नहीं प्रतिमा जी, गलती होने से ही हम उस गलती को सुधारने के लिए यहाँ बैठे हैं। गलती हमसे भी होती है, जब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस ढूंढती हूँ तो मैं खुद उसको सॉल्व करती हूँ तो कई बार मेरे आंसर भी गलत होते हैं। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि हमेशा हर कोई सही आंसर ही करे, गलती सबसे होती है और गलती से ही हम सीखते हैं। और ये सीखने का नाम ही क्या होता है, नॉलेज गेन करना ही तो ये काम है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। बट ये ध्यान में रखिए आप, और कहीं नोट डाउन करते जाइए कि जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बताती हूँ उसको कहीं आप नोट डाउन हमेशा करते जाइए। ये सारा आपको पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आप जुड़ेंगे तो धीरे धीरे अभी आप लोग का पीडीएफ रेडी कर रही हूँ मैं, और आप लोग को मिल जाएगा, तब तक हमारा ये कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा डेट वाइज आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगा, इसलिए इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमको एमसीक्यूज़ कैसे मिलेंगे। ये आपको जैसे जैसे डेट वाइज आपकी क्लासेस हुई हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। ओके फाइन, सो आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर फंक्शन ऑफ वाटर। देखिए ये पेडागोजिकल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है वो जल का कार्य है, मतलब पानी ये काम को करता है। इट मेंटेन्स प्रॉपर शेप ऑफ सेल, या कोशिका के उचित आकार को बनाए रखता है। प्लांट प्रोवाइड ऑक्सीजन बाय ब्रेकिंग वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान पानी को तोड़कर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये सार्वत्रिक विलायक है। ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। 6 का आंसर करिए, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे आपको आंसर बिल्कुल इजीली मिल जाएगा। इसका एक ट्रिक भी आप लोगों को आज बताती हूं फिर मैं। माही जी का आंसर आ गया है डी। युगल किशोर जी, लग रहा है न्यू स्टूडेंट हैं कुछ लोग हमारे। डी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग डी। हाँ, बहुत इजी है क्वेश्चन, और इस तरह के पेडागोजी के कैसे क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह के आएंगे, थोड़े घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, बट आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो हाँ, इसका ज़्यादातर आंसर जो है वो डी आ रहा है, और डी इज़ द राइट आंसर। देखिए एक इसमें तरीका भी मैं आप लोग को थोड़ा बताती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस में ऑल ऑफ अबव लिखा रहता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं अगर ऑल ऑफ अबव लिखा है तो अक्सर ये होता है ज़्यादातर टाइम पे कि यही सही होता है। और अगर आपको कंफर्म नहीं है आंसर, क्योंकि आप लोगों की सीटेट में माइनस मार्किंग नहीं है, ये आप लोग के लिए बेनिफिशियल है कि आप थोड़ा सा गेसिंग कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। तो अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ पा रहा है और आपको लग रहा है कि अरे इनमें से कौन सा होगा, अगर आप कंफर्म नहीं है आंसर के लिए और उसमें ऑप्शन आपका ऑल ऑफ अबव है, तो कई बार देखा गया है कि जो ये ऑल ऑफ अबव होता है ये अक्सर सही पाया जाता है आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक गेसिंग वाला चीज़ आप कर सकते हैं ऑल ऑफ अबव के साथ, अगर आप कंफर्म ना हो तो। अगर आप कंफर्म है तो जिस पे आप कंफर्म है उसमें करिए, ठीक है। और ज्योत्सना जी का पहला क्लास है तो बिल्कुल टेलीग्राम पे जुड़ जाइए ज्योत्सना जी, और राइट आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है, ये भी पेडागोजिकल क्वेश्चन है, मतलब ये इस तरह से आपको घुमा फिरा के पूछा जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। व्हाट सब्सटेंस डू वी गेट फ्रॉम द ओशनिक वाटर, मतलब महासागरीय जो जल है उससे हमको ये चीज़ें मिलती हैं। कौन सी चीज़ें मिलती हैं? वाटर, सॉल्ट, चिली पाउडर, सी वीड्स पाउडर, पानी, नमक, मिर्च पाउडर, समुद्री खरपतवार पाउडर। बहुत इजी है इसका आंसर भी, कुछ इजी भी आएंगे। नंबर डालिएगा, 7 नंबर डाल के आंसर करिएगा। संगीता जी का बी आंसर आ गया,
बी बी ओके। देखिए आज हमारी रितु मैडम भी ज्वाइन कर ली हैं हमारे साथ, जो आपकी सीडीपी की क्लास लेती हैं। उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया है और मैं भी कई बार उनकी क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए नॉलेज ऐसा है ना कि आप जहाँ से ले सकते हैं आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो मैं भी उनकी क्लास अटेंड करती हूँ और हमें सीखने ही मिलता है क्लास में, ऐसा नहीं कि कुछ सीख नहीं पाते, हम ज़रूर सीखते हैं। थैंक यू रितु मैम, आप हमारी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, इट इज़ प्लेजर फॉर मी। और राइट आंसर इज बी, बिल्कुल सही है, सॉल्ट। अब चिली पाउडर तो यहाँ से मिलेगा नहीं, तो ये राइट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। 8th क्वेश्चन इज पीपल एज अ कस्टम स्टिल गैदर अराउंड लेक फॉर। लोग एक रिवाज के रूप में अभी भी झील के आसपास इकट्ठा होते हैं। टू सेलिब्रेट, टू गिव सेक्रीफाइस, टू क्वेंच द थर्स्ट, ऑल ऑफ अबव। जश्न मनाने, बलिदान देने, प्यास बुझाने या ऊपर के सभी। 8 नंबर डाल के आंसर करिए। पीपल्स एज अ कस्टम स्टिल गैदर अराउंड लेक। लोग एक रिवाज के रूप में अभी भी झील के आसपास इकट्ठा होते हैं। टू सेलिब्रेट, टू गिव सेक्रीफाइस, टू क्वेंच द थर्स्ट, ऑल ऑफ अबव। जश्न मनाने, बलिदान देने, प्यास बुझाने, ऊपर के सभी। मोस्ट ऑफ द आंसर इज डी। ज़्यादातर लोग डी आंसर कर रहे हैं और राइट आंसर भी डी ही है, बिल्कुल सही। ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि कई लोग जो हैं वो सेलिब्रेशन के लिए भी जाते हैं झीलों के किनारे, और सेक्रीफाइस कई तरह का बलिदान, कई सारे ऐसे काम होते हैं जिनको किया जाता है, जो मान्यता के हिसाब से, हमारे रिचुअल के हिसाब से कई काम जो हैं वो जल में किए जाते हैं, वो करते हैं लोग। प्यास बुझाने के लिए भी जाते हैं, और इसलिए आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ अबव। यहाँ जो है लेक के जगह आपका रिवर ऑप्शन भी हो सकता है। जो आपका यहाँ लिखा है कि पीपल एज द कस्टम स्टिल गैदर अराउंड लेक फॉर, मतलब झील के आसपास इकट्ठा होते हैं, तो ये नदियाँ भी हो सकती हैं ऑप्शन में आपका, मतलब क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो नदियों या झीलों के किनारे लोग इसीलिए जाते हैं। कुछ लोग सेलिब्रेशन करने भी जाते हैं, कुछ लोग सेक्रीफाइसेस के लिए भी जाते हैं, और कुछ लोग अपनी प्यास मिटाने के लिए जाते हैं, और इनमें से सभी, तो इनमें से सभी आंसर इज राइट जो है वो डी आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो ध्यान से देखिए कि आंसर इज डी। ये सभी काम के लिए लोग वहाँ जाते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह के काम के लिए, कुछ सेलिब्रेशन के लिए भी जाते हैं, कुछ बलिदान के लिए भी जाते हैं, कुछ अपनी प्यास बुझाने के लिए भी जाते हैं। तो ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर इज यूज्ड फॉर वॉशिंग द केटल एंड यूटेंसिल, व्हाट इफेक्ट डू इट हैव। पानी का उपयोग मवेशियों, बर्तनों को धोने के लिए किया जाता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। दैट इज ऑल्सो पेडागोजिकल क्वेश्चन, ये आपका पेडागोजी वाला क्वेश्चन है। आंसर करिए 9 नंबर डाल के। वाटर गेट्स कंटामिनेटेड, पानी दूषित हो जाता है। वाटर गेट्स प्यूरिफाइड, पानी शुद्ध हो जाता है। वाटर गेट्स कलरफुल, पानी रंगीन हो जाता है। वाटर गेट्स द टेस्ट, पानी में स्वाद आ जाता है। नंबर डालिए, नंबर 9 डालिए, देन यू गिव योर आंसर। बहुत इजी है, मुझे लगता है किसी का गलत नहीं आना चाहिए इसका आंसर। सो इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। हाँ, तो मोस्ट ऑफ द आंसर इज ए। सबने ए ही आंसर किया है, क्योंकि पानी दूषित ही होगा, कभी भी पानी शुद्ध नहीं होगा, ना ही रंगीन हो जाएगा, और ना ही उस पानी में कोई स्पेशल स्वाद आ जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। ये बहुत इजी था आपका, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 10th क्वेश्चन,
एल्यूम इज यूज्ड फॉर, फिटकरी का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्लीनिंग टर्बाइट वाटर, गंदे पानी की सफाई के लिए। मेकिंग वाटर मडी, पानी को मैला बनाने के लिए। मेकिंग वाटर टेस्टी, पानी को स्वादिष्ट बनाने के लिए। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। टेंथ का आंसर करिए। बिल्कुल राइट है आप लोग का आंसर, ए इज द राइट आंसर। पानी को बिल्कुल क्या करता है, सफाई कर देता है। लेकिन मैंने आप लोगों को साथ साथ ये भी बताया था कि जो फिटकिरी का उपयोग किया जाता है पानी में, वो पानी में अगर कोई गंदगी है वो नीचे बैठ जाती है। पानी गंदगी तो उसकी साफ हो जाती है, लेकिन वो पानी को डिसइंफेक्ट नहीं करता है, उसमें बैक्टीरियाज हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ वो गंदगी को क्या करता है, नीचे बिठा देता है। ये काम करता है फिटकिरी, जिससे पानी बिल्कुल साफ दिखाई देता है। पर अगर उसमें किसी भी तरह का बैक्टीरिया हो तो वो मौजूद रहेगा। ठीक है, तो सबका आंसर बिल्कुल सही है। टेंथ का आंसर इजी भी था, बट ये आप लोग को ध्यान रखना है कि बैक्टीरियाज इसमें होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू रीस्टोर द अंडरग्राउंड वाटर इन इट्स नेचुरल स्टेज? इट इज ऑल्सो पेडागोजिकल क्वेश्चन। भूमिगत जल को उसकी प्राकृतिक अवस्था में बहाल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे अधिक उपयुक्त है? सोइंग ऑफ ट्रेडिशनल क्रॉप, पारंपरिक फसलों की बुआई करेंगे तो भाई पानी बढ़ जाएगा, अच्छा होगा भूमिगत जल। इंक्रीज द एरिया ऑफ पैडी एंड शुगर केन कल्टीवेशन, धान और गन्ने की खेती का क्षेत्र बढ़ाने से। कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर वाटर बॉडीज, अधिक जल निकायों का निर्माण करने से। इन्हेंसमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण में वृद्धि। 11th का आंसर करिए। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, देन यू गिव योर आंसर। अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाना है हमको। अगर पानी का जो जमीन के अंदर जो पानी है उसका लेवल हमको क्या करना है, बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा? मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, ए बी सी सब तरह के आंसर आ रहे हैं। देखिए, औद्योगिकरण में वृद्धि तो बिल्कुल ही नहीं है इसका आंसर, किसी भी तरह से ये सही नहीं है, क्योंकि औद्योगिकरण होगा तो पानी का लेवल हम खराब कर रहे हैं। तो ये तो पहले ही कट गया इसमें से आंसर आपका डी। अब बच गए ये 3 ऑप्शंस। अब देखिए, किसी फसल की बुआई से पानी का अंडरग्राउंड वाटर का लेवल का अप डाउन होने का क्या है, हमको तो उसको बढ़ाना है ना, तो उसकी अवस्था अच्छी रखनी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अधिक से अधिक क्या करना पड़ेगा, जो वाटर बॉडीज़ हैं, जल निकायों का क्या करना है, निर्माण करना है। अगर कहीं डैम्स नहीं हैं तो वहाँ डैम्स बनाने की व्यवस्था की जाए, ताकि जो एक्सेस वाटर है, कभी फ्लड आता है तो जो एक्सेस वाटर है वो कहाँ जाए, वो डैम्स में, रिजर्वर में जमा हो, झीलों में इकट्ठा हो। तो ऐसे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अलवर में झील बनाई गई है, ठीक है ना। तो वो झील बनाने से क्या हुआ है कि वहाँ का जो वाटर लेवल है वो भी हाई हुआ। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो स्टोर हो रहा है कहीं,
जिससे कि जो अंडरग्राउंड लेवल है दैट इज ऑल्सो हाई, वो भी हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, भूमिगत जल मतलब अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको प्राकृतिक अवस्था में उसकी जो कंडीशन है अब क्या हो गया है, बहुत ही लो, नीचे चला जा रहा है, वो लेवल डाउन में जा रहा है, जिसको हमको क्या करना है, एक नेचुरल कंडीशन में लाना है, प्राकृतिक अवस्था में लाना है। उसके लिए अधिक से अधिक जल निकायों का निर्माण करना है। जब रेन वाटर एक्सेस हो जाएगा, फ्लड आएगा, वो जो एक्सेस वाटर है उसको हम कहीं स्टोर करके हमको रखना है। तो जल निकाय का जब हम निर्माण करेंगे तभी स्टोर हो पाएगा। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। देखिए ध्यान से देखिए, बॉइलिंग मतलब उबालना और इवेपोरेशन मतलब भाप बनना, इनमें दोनों में क्या अंतर है। फर्स्ट, बॉइलिंग कॉज रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाइल इवेपोरेशन डज नॉट। उबलने से द्रव्य के आयतन में कमी आती है, वाष्पीकरण से नहीं आती। चेंजिंग ऑफ बॉइलिंग लिक्विड इनटू वेपर कैन बी सीन बट इवेपोरेशन कैन नॉट बी सीन। उबलते हुए द्रव्य का वाष्प में परिवर्तन देखा जाता है लेकिन वाष्पीकरण को नहीं देखा जा सकता। बॉइलिंग कॉजेस अ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर वाइल इवेपोरेशन डज नॉट। उबलने से पानी की स्थिति में परिवर्तन होता है जबकि वाष्पीकरण से नहीं होता। इवेपोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर वाइल बॉइलिंग कैन नॉट। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि उबलते समय नहीं हो सकता। 12 नंबर डालकर आंसर करें। आराम से पढ़िए, काफी सारे हैं इसमें, लिखा हुआ काफी है, आराम से इसको पढ़िए। बहुत सारे लोग बी आंसर कर रहे हैं। आपको अंतर बताना है वाष्पीकरण में और उबलने में, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में आपको अंतर बताना है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। राइट आंसर इज डी। शाहीन जी का एक आंसर आया है, इकलौता आंसर जो डी है। इसको ध्यान से समझिए, इसको भी क्लियर कर देती हूँ, आप लोगों को कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए ये आंसर राइट कैसे है वो भी आपको बताती हूँ। इवेपोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर वाइल बॉइलिंग कैन नॉट। देखिए वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, मतलब अगर पानी थोड़ा भी गर्म होता है, उबलना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा भी अगर गर्म होता है तो उसमें भाप बनने लगते हैं, ठीक है, और वो भाप बन करके पानी उड़ता है। लेकिन उबलते समय पानी का एक निश्चित तापमान होगा तभी वह उबलना कहलाएगा, और वो कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप सभी जानते हैं लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पानी उबल सकता है, लेकिन वाष्पीकरण जो है 100 डिग्री से कम भी रहेगा तो भी उसमें वाष्पीकरण पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है। बाकी तीनों ऑप्शंस जो हैं इनको भी मैं पढ़ के आपको क्लियर करती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन हम लेते हैं ए, उबलने से द्रव्य के आयतन में कमी आती है जबकि वाष्पीकरण से नहीं। जब हम पानी लेते हैं अगर वो उबलता है तो भी वो घटता है, और अगर उसमें से भाप बन के भी उड़ता है पानी तो भी वो घटता है। तो दोनों कंडीशन में ही वो घटता है, क्योंकि वाष्पीकरण आपका ज़रूरी नहीं है कि उबलने पर ही हो, हल्के गर्म में भी वाष्पीकरण होगा। सेकंड है, उबलते हुए द्रव्य का वाष्प में परिवर्तन देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं हम।
पानी को उबालते हैं तो हम देख सकते हैं, और वाष्पीकरण को नहीं देखा जा सकता। तो ये जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है इसको नहीं देखा जा सकता। सी जो है, उबलने से पानी की स्थिति में परिवर्तन होता है, वाष्पीकरण से नहीं होता है, लेकिन ये दोनों से ही होता है। आप इसमें जो राइट आंसर आपका आएगा वो यही है कि उबलते समय इनका एकदम डिफरेंस यही है, सिंपल डिफरेंस, कि उबलते समय जो है पानी का टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और वाष्पीकरण जो है वो 100 डिग्री से कम में भी भाप बन के पानी उड़ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ रेनफॉल? इनमें से कौन सा वर्षा का मुख्य कारण है? फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, बोथ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, छानना, वाष्पीकरण, संघनन, वाष्पीकरण और संघनन दोनों। बहुत इजी है, ये स्कूल टाइम से आप पढ़ते आ रहे हैं, वाटर साइकिल का डायग्राम्स भी बनाते आ रहे हैं। वेरी इजी एंड सिंपल आंसर। मोस्ट ऑफ द आंसर इज डी, और राइट आंसर भी आपका डी ही है, बिल्कुल सही। जो लोग बी भी आंसर कर रहे हैं, किसी ने किया है बी आंसर, माही जी ने, तो देखिए ये दोनों चीज़ें होंगी, आपका वाष्पीकरण भी होगा, और जब वो भाप ठंडा हो जाएगा तो संघनन का प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन होगा, जिससे कि बारिश ज़मीन पर आके गिरेगी। तो ये दोनों चीज़ ही होती है, भाप भी बनता है और वो ठंडा भी होता है जिससे कि बारिश होती है। तो ये दोनों ही आपके पॉइंट जो हैं, ये वाला पॉइंट आपका सही होगा। इवेपोरेशन भी होता है और कंडेंसेशन भी, दोनों चीज़ें होती हैं तभी बारिश होती है। ठीक है, तो हमारी जो मैडम है वो बिल्कुल सही आंसर कर रही हैं। और आगे बढ़ते हैं। 14th का आंसर आप करेंगे, द वाटर लेवल व्हेन अ पिंच ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व इन अ ग्लास ऑफ वाटर। आप अगर एक चुटकी नमक पानी में मिलाते हैं, एक ग्लास पानी में एक चुटकी नमक मिलाते हैं, तो क्या होगा? पानी इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सेम रहेगा, या नन ऑफ द अबव, बढ़ता है, कम हो जाता है, वैसा ही रहता है? इसमें से कोई भी नहीं। सिर्फ एक चुटकी की बात की जा रही है, ये भी आप समझिएगा कि क्या कहा जा रहा है। पानी में हम एक चुटकी नमक डाल देते हैं तो क्या होता है? 14 का आंसर करिए। क्या बात है, सबके आंसर सही आ रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर इज सी। तो पानी बिल्कुल वैसा ही रहेगा, क्योंकि बहुत एक चुटकी हम डाल रहे हैं और वो भी पानी में क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा पानी में। तो बिल्कुल स्तर जो है पानी का वो वैसा ही रहेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ग्लास से पानी बाहर आ जाएगा। ये स्तर कम ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ? कि ग्लास से पानी बाहर आ जाएगा। अगर स्तर बढ़ जाएगा तो अगर हमने एक ग्लास रखा है तो ग्लास से पानी बाहर गिरने लगेगा। तो अगर हम एक चुटकी डालते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ठीक है, राइट आंसर है। और लास्ट ले लेते हैं, द वेल्स हैविंग स्टेप फॉर गोइंग डाउन एंड कमिंग अप आर नोन एज। नीचे जाने और ऊपर आने के लिए सीढ़ियों वाले कुएं को कहा जाता है आर्टिसंस वेल्स, ट्यूब वेल्स, स्टेप वेल्स, ऑल ऑफ दीज। कारीगरी कुएं, ट्यूब वेल्स, बावड़ी, ये सभी।
इसका मैंने आप लोग को पिक्चर भी शो किया था लास्ट क्लासेस जो हमारी हुई थी, 2-3 दिन पहले जो हमारी क्लासेस हुई थी जिसमें वाटर वाला हम टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आप लोगों को शो भी किया था और इसका रीज़न भी बताया था। ओके, 15 का आंसर करिएगा। यहाँ आप लोग को सोच समझ के आंसर करना है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। स्टेप फॉर गोइंग डाउन एंड कमिंग अप। सीढ़ियां बनी होती हैं कुओं के अंदर जाने के लिए और वापस आने के लिए। आर्टिसंस वेल, ट्यूब वेल्स, स्टेप वेल्स, ऑल ऑफ दिस। कारीगरी के कुएं, ट्यूब वेल्स, बावड़ी, ये सभी। हर जगह गैसिंग काम नहीं आएगी। चलिए हिंट कर दे रही हूं आप लोगों को, हर जगह गैसिंग नहीं करनी है आपको। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है इसके क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। बहुत बड़ा हिंट आप लोगों को कर रही हूं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए, क्वेश्चन में ही आंसर है। चलिए एक बार पढ़ के आप लोग को बताते हैं फिर से। क्वेश्चन में अंडरलाइन कर रही हूं मैं किसी चीज पे, उसको देखिए। देखिए क्या लिखा है, स्टेप्स लिखा है। स्टेप्स मतलब सीढ़ियां। क्या लिखा हुआ है, स्टेप वेल, सीढ़ी वाली जो कुएं होते हैं जिनको बावड़ी कहा जाता है। ये मैंने आपको पिक्चर भी शो किया था। मोस्टली जो है ये राजस्थान में देखे जाते हैं। यहाँ सीढ़ीदार जो कुएं हैं वो बनाए जाते हैं, और वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि अधिक से अधिक पानी जो है वो अंदर आए, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत कम होती है, जिसके कारण से उन लोग क्या करते हैं, जो कुएं होते हैं उनके जो मुंह होती है उसकी चौड़ाई ज़्यादा रखते हैं, जिससे कि जितनी भी बारिश वहाँ पे हो रही है वो सारा पानी जो है वो इकट्ठा हो जाए वेल में। ठीक है, तो कभी कभी आप देखेंगे कि ऑल ऑफ दीज जो है वो सही नहीं होता है। गैसिंग हमेशा काम नहीं आएगी, कभी कभी आपको क्वेश्चन में भी आंसर छिपा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया ना सबको। तो कल भी एमसीक्यू किया जाए। अच्छा लग रहा है आप लोगों को एमसीक्यू करने में? लग रहा है काफ़ी मज़ा आ रहा है, थोड़ा जोश भी दिख रहा है कि नहीं है? तो कल भी हमारा एमसीक्यू पार्ट 5 रहेगा, और कल भी आप सभी जुड़िएगा टाइम पर, और कल की क्लास भी बहुत अच्छी होगी, और कुछ इम्पोर्टेंट उसमें भी मैं आप लोगों को चीज़ें हैं वो बताऊंगी। तो कल की क्लास मिस मत करिएगा। 2-3 आपको मैप्स में भी कुछ मुझे चीज़ें बतानी थी। किसी स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था, बट तब तक मैं क्लास ख़त्म कर चुकी थी तो आंसर नहीं कर पाई। उसमें उनका आंसर भी मिल जाएगा। तो कल की क्लास ज़रूर अटेंड किया जाएगा आप सभी के द्वारा। और आगे हम थोड़ा देख लेते हैं। जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं, जो हमारे साथ आज न्यू स्टूडेंट्स जुड़े हैं वो फिलअप फॉर्म को सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब करने के बाद आप देखेंगे कि जब आप वीडियोस में जाएंगे तो आपको पुराने वीडियोस जो हैं अलग अलग सब्जेक्ट के दिखाई देंगे। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं, ठीक है, तो प्लेलिस्ट में पहले तो आप वीडियो में जाइए। वीडियो में आपको जो भी वीडियोस होंगे वो वीडियो दिखाई देंगे, जितने भी अभी तक इनके वीडियोस हैं फिलअप फॉर्म के वो दिखाई देंगे। देन आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपके सब्जेक्ट वाइज पूरे प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको जिस सब्जेक्ट के रिलेटेड प्लेलिस्ट देखनी है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो ज़रूर एक लाइक करके जाइएगा। आप लोगों का एक लाइक भी मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने क्लास ओपन किया तभी मैंने देखा कि 9 लाइक्स आप लोगों ने पहले ही दे दिए थे। तो ये क्या होता है कि हमें एक तरह से
जो है मोटिवेशन मिलता है, एक आप लोग का प्यार ही शो करता है मुझे, क्योंकि एक कहीं पे भी आप जाते हैं तो आपको कोई पसंद कर रहा है, ये किसको अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो लाइक है ये हमारा हौसला और बढ़ा देता है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, ठीक है। गुड बाय ऑल ऑफ़ यू। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो रेगुलर अटेंड भी करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को जो ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास उनको शेयर भी करिए, और टेलीग्राम के लिंक में ज़रूर जुड़ जाइए, भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो टेलीग्राम में सबको आना है और ज्वाइन कर लेना है, जिसमें कि मैं बुधवार को मतलब वेडनेसडे को आप लोगों की एक मीटिंग लूँगी, गूगल मीटिंग, वहाँ हम सब मिलेंगे और जिसकी जो क्वेरी है उस दिन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्लास से निकलते हैं और बाय बाय ऑल, और टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। और